गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी 6th क्लास के इतिहास का शुरू करने वाले हैं चैप्टर, यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग 6th क्लास से लेकर के इंटर तक की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी के विषय को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्री हो या मेंस, दोनों के लिए एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी को शुरू कर रहे हैं और इसको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी के जितने भी विषय की किताबें हैं सभी को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। दूसरी, आपको पूरा माइंड एकाग्र करके चीज़ों को देखते भी रहना है। और लास्ट में जब चैप्टर समाप्त होगा तो जो प्रश्न होंगे उसे आप लोगों को सॉल्व भी करना है। अगर आप लोग क्लास पढ़ने के बाद प्रश्न को सॉल्व कर ले जाते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से क्लास को देखा और समझा है, और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा। इसलिए बच्चा लोग आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है, किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। इस समय हम आप लोगों के कमेंट्स को नहीं लेंगे, लेकिन क्लास ओवर होने के बाद हम आप सभी के कमेंट्स का उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका है 6th क्लास का पहला चैप्टर, अध्याय फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए देखते हैं इस अध्याय में क्या है जो आप लोगों को जानना है, और जहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है क्या, कब, कहाँ और कैसे, आपको यही देखना है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें आपको पता है कि जो आपकी एनसीईआरटी है इसकी खासियत है कि ये चैप्टर जो है शुरुआत होता है एक प्रश्न के साथ, और उसी प्रश्न के उत्तर आपको उस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। जैसे आज की क्लास में जो सवाल है ये है रसीदा का सवाल। रसीदा एक लड़की है जो कि एक सवाल कर रही है। सवाल क्या है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, सुर्खी का नाम है 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि 100 साल पहले जो चीज़ें हुई थी उसको कोई कैसे जान सकता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए कैसे पता लगाएंगे कि आप कैसे 100 साल पहले की चीज़ों को जान सकते हैं। कह रहा है यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुनते हो, इसके अलावा टेलीविज़न देखते हो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले सप्ताह या पिछले टाइम में क्या हुआ या पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उसे याद हो कि उस समय क्या हुआ था। आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो और उससे आप मदद ले सकते हो। ये भी एक तरीका है, आप किसी भी चीज़ को जान सकते हैं। कैसे? आगे कह रहा है लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? 1 साल पहले तक की घटनाएं या कुछ वर्षों पहले तक की घटनाएं आप रेडियो, टेलीविज़न या अखबार पढ़ के जान सकते हैं, या किसी व्यक्ति से बात करके भी जान सकते हैं जिसको वो चीज़ें याद हो, जिसके दिमाग में वो सारी चीज़ें हो। लेकिन अगर वो बहुत साल पहले की घटना है, बहुत टाइम बीत चुका है, तब आप उसको कैसे जानेंगे? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? जो हमारा बीता हुआ कल है, बहुत लंबा समय बीत गया, उसके बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, यानी कि पहले के टाइम में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे हम, आखेटकों जिनको शिकारी कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, इसके अलावा कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। हम ये सारी चीज़ें भी पता लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे?
लोग कहाँ रहते थे, ये भी देखिए लोग कहाँ रहते थे, ये भी आपको जानना है कि लोग कहाँ रहते थे। आगे कह रहा है मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र आपका 1 है, उसमें नर्मदा नदी पता लगाना। आप सभी को पता है जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका नर्मदा नदी, उसको भी हम देखेंगे मानचित्र में। फिलहाल आपको देखना है कि नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। यानी कि बहुत पहले जो आपकी नर्मदा नदी है इसके पास लोग रहते थे और वो लोग जंगल के जो कंदमूल होते हैं, फल फूल होते हैं, जो जानवर होते हैं उनका शिकार करते थे और उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यानी कि शुरुआती दौर में जो मानव है वो कहाँ पे है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे है जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए और क्या खास चीजें हैं। आगे कह रहा है क्या तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि अब हमें क्या करना है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है जो कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे है। यहाँ पे क्या घटनाएं घटी हैं जो हमें इसे देखना है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया था। यानी कि आज से लगभग 8000 वर्ष पहले, यानी कि इसमें से अगर 2000 जो आपका चल रहा है इसको हटा दे तो आपका लगभग जो है 6000 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड होगा जब यहाँ के महिला और पुरुष ने जौ का उत्पादन किया है। इस क्षेत्र में फसल उगाया गया, गेहूं और जौ के उत्पादन की शुरुआत की गई। इसके अलावा इन्होंने पशुपालन भी किया, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया यहाँ के लोगों ने। और ये लोग गाँव में रहते थे। 3 चीजें इन लोगों ने जो है उत्पादन किया है। ये लोग पशुपालक भी हैं, साथ ही ये लोग गांव में रहते हैं, यानी कि घर बना करके समुदाय में रहते हैं। ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास जो कि आपके उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे पड़ता है। इन्हीं क्षेत्र में सबसे पहले मानव ने कृषि काम शुरू किया है, साथ ही गाँव में रहना शुरू किया और पशुपालन बड़े पैमाने पर शुरू कर रहा है। आगे कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उस समय उत्तर पूर्व में क्या हो रहा था, जहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में पड़ते हैं, साथ ही आपकी विंध्यन यानी कि जो मध्य भारत की एमपी में पड़ती हैं विंध्याचल पहाड़ियाँ, उनका पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि सबसे पहले जहाँ चावल का उत्पादन हुआ वो स्थान आपका विंध्याचल के उत्तर में है, यानी कि वो आपका यूपी वगैरह के क्षेत्र में पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं मैप के द्वारा। मैप के द्वारा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और इससे आप लोगों को लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहेंगी। इसमें आपको जो चीज़ें हम बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहले तो हम देखेंगे कि जो आपका नर्मदा नदी है, ये देखिए आपकी सतपुड़ा है, ये विंध्याचल है। आपकी जो नर्मदा नदी है इन्हीं दोनों के बीच से बहती है। आपकी ताप्ती भी है जो कि सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है। सबसे पहले मानव ने इन्हीं क्षेत्रों में निवास शुरू किया। सबसे पहले जो मानव है उसका विकास इन्हीं क्षेत्रों में हुआ, या जो निवास है मानव ने इसी क्षेत्र में किया था। ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता। सबसे पहले मानव किन क्षेत्रों में डेवलप किया था, तो नर्मदा घाटी में। आपने अभी पढ़ा जब मानव ने यहाँ पे अपने मतलब जो है निवास स्थान बनाए तो यहाँ पे मानव क्या चीज़ों का उपभोग करता था, तो आपने देखा मानव कंद मूल खाता था, कंद खाता था, मूल यानी कि जड़ खाता था। इसके अलावा आपने देखा कि फल का उपयोग भी कर रहा है, फल, और इसके अलावा फूल इसका भी उपयोग कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा शिकार भी कर रहा है मानव, जो जीव जंतु हैं उनका शिकार भी कर रहा है। ये मानव के जीवन का एक सोर्स है जिसकी वजह से मानव यहाँ डेवलप कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव इन्हीं क्षेत्रों में क्यों डेवलप कर रहा है, ये भी सोचने वाला विषय है कि मानव सबसे पहले यहाँ भी तो आ सकता था, सबसे पहले मानव यहाँ भी आ सकता था, लेकिन मानव सबसे पहले नर्मदा घाटी में ही क्यों आया, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और इसका उत्तर ये है कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पहले एक बहुत ही गर्म आग का गोला था जिसपे जीवन संभव नहीं था। फिर धरती के अंदर बहुत ज़्यादा आग होने की वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा जलवाष्प बाहर आए। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जलवाष्प आने से इन्वायरमेंट में अन्य गैसें भी आई। धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट ठंडा हुआ और फिर इतना ठंडा हुआ कि
जो है धरती पे बर्फ़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई और धरती बहुत ठंडी हो गई। धीरे धीरे करके जब वो पिघलना शुरू हुआ तो महासागरों जो मतलब गड्ढे थे धरती पे वो सारे पानी से भर गए और वहाँ पे गड्ढे आ गए। लेकिन जब धरती पूरी तरह से बर्फ़ बन गई थी तो सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ है वो ध्रुवों पे था और जीरो के आसपास कम था। धीरे धीरे करके जो बर्फ़ पिघले वो जीरो के बर्फ़ सबसे पहले पिघले, क्योंकि जीरो का जो इलाका है पृथ्वी का यानी कि भूमध्य रेखा का इलाका ये सूर्य के सबसे पहले या सबसे ज़्यादा सामने रहता है। तो आपका ये जो नर्मदा का इलाका है ये जीरो के पास में है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी आप जीरो से दूर जाते जाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पे ठंड भी बढ़ेगा। यानी कि जब मानो यहाँ पे विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है पूरा पाषाण काल में, उस समय आपका ये जो उत्तर का मैदानी बेल्ट है ये सारा आपका बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ सब बहुत ज़्यादा बर्फ है और बर्फ होने की वजह से ना तो यहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ें हैं और ना मानो यहाँ पे डेवलप कर सकता है या रह सकता है। ये जो क्षेत्र है ये बर्फ से पहले फ्री हुए, मुक्त हुए, इसलिए यहाँ पे जंगल, घास, कंदमूल का विकास हुआ और यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी जीव भी थे। साथ ही आपको पता होगा आपका जो दक्षिण का इलाका है ये पठारी इलाका है, पर्वतीय इलाका है जहाँ पे गुफाएं मिल सकती हैं, कंदराएं मिल सकती हैं जिसमें मानो ठंड, गर्मी, बरसात आदि तूफान से बच सकता है, उसके अंदर जा सकता है। पेड़ों की छांव में भी रह सकता है। पेड़ों का जो पार्ट होता है, फूल फल, उसके जड़, उसका भोजन के रूप में यूज कर सकता है। तो मानव के लिए खाने पीने की चीज़ें और रहने योग्य जो अनुकूल स्थिति है वो इन्हीं क्षेत्रों में है, इसलिए मानव भारत में सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में ही निवास किया है। लेकिन मानव क्या है? शिकारी है और संग्राहक है। जो भी उसे जंगल से उत्पाद मिलता है उसी को संग्रह करता है, उसी को वो भोजन के रूप में लेता है और इन्हीं क्षेत्रों में डेवलप कर रहा है। इसके बाद मानव को आप देख रहे हैं सबसे पहले जो कृषि का काम है, आपने अभी देखा ये पहाड़ियाँ हैं सुलेमान और किरथर की, जहाँ पे मानव ने सबसे पहले कृषि काम किया है, कृषि किया है यानी कि फसल उत्पादन किया है। इसके अलावा पशुपालन यहाँ पे बड़े पैमाने पे हुआ है, मानव ने पशुपालन किया है यहाँ पे पहली बार अच्छे से। हालांकि पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है, जो कि मध्य पाषाण काल का है। नवपाषाण काल में मानव यहाँ पे बड़े पैमाने पे कृषि काम कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। साथ ही आपने ये भी देखा कि यहाँ लोग गांव में रहने लगे हैं, यानी कि सामुदायिक रूप से रहने लगे हैं। यहाँ के लोगों ने घर बनाना भी शुरू कर दिया था और इनके घर में मोस्टली 4 कमरे होते थे। मोस्टली घरों में 4 कमरे पाए गए हैं। जो लोग इन क्षेत्रों में डेवलप कर रहे हैं, जिन्होंने कृषि काम शुरू किया है, जिन्होंने घर बनाए हैं कच्ची ईंटों का, सरकंडों का, वो लोग 4 कमरे वाले घर भी बनाना शुरू कर दिए थे। ये लोग मानव को मरने के बाद दफन भी करते थे, उसके साथ पशु, खाने पीने की चीज़ें, हथियार औजार भी रखते थे। ये सारी चीज़ें कहाँ पे शुरू हो गई हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास, जो कि आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसी समय आप देख रहे हैं गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो मेघालय में पड़ती हैं, यहाँ पर भी मानव ने उत्पादन काम शुरू कर दिया है। चावल की कृषि आप सभी को पता है, सबसे पहले लाहुरा देवा में चावल की कृषि हुई है, जो कि संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। 8000 ईसा पूर्व में वहाँ पे चावल की खेती की गई थी। इसलिए आपका कहना है कि विंध्य से उत्तर के क्षेत्र में चावल की कृषि सबसे पहले की गई। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि चलो सबसे पहले यहाँ पे लोग जो है मानव डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे करके मानव ऊपर के क्षेत्र में जाएगा। पहले मानव यहाँ नहीं गया क्योंकि ये सब बर्फ से ढका इलाका है। जैसे जैसे समय बीतेगा यानी कि आपका नवपाषाण काल आएगा या मध्य पाषाण काल में यहाँ के बर्फ पिघलेंगे और मानव इन क्षेत्रों में जाएगा। नवपाषाण काल तक यहाँ के बर्फ पिघल गए और मानव बुर्जहोम, गुप्तग्राल तक पहुँच गया है। तो ये याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में मानव यहाँ है, मध्य पाषाण काल में मानव यहाँ है और नवपाषाण काल में मानव यहाँ और कश्मीर के क्षेत्र में और साथ ही यहाँ भी पहुँच गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि मानव सबसे पहले नर्मदा के क्षेत्र में ही क्यों इस्टेब्लिश हो रहा है, या नर्मदा के क्षेत्र में जब इस्टेब्लिश हुआ तो वो क्या कर रहा है? वो मात्र पशुपालक है और संग्राहक है, यानी कि उत्पादन करना नहीं जानता है। मध्य पाषाण काल में वो इन मैदानी बेल्ट में आएगा, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे छोटे छोटे घास फूस जो हैं वो उगेंगे और जब छोटे छोटे घास फूस उगेंगे तो निश्चित ही इन क्षेत्रों में जो पशु हैं वो पलायन करेंगे, यानी कि शाकाहारी जीव आएंगे। ये आपका है मध्य पाषाण काल में इन क्षेत्रों में जो मैदान है ये बर्फ मुक्त हो जाएंगे और बर्फ मुक्त होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गई है?
छोटे छोटे घास उगाते हैं। इन घासों को खाने के लिए शाकाहारी जीव इन क्षेत्रों में जाते हैं और फिर मानव भी इन शाकाहारी जीवों के पीछे ऊपर के क्षेत्रों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके आपका जो मानव है ये ऊपर के क्षेत्र में चला जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपका कश्मीर तक मानव का जो है विस्तार हो जाता है। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास बातें हैं आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो आप लोगों को जानना है। आगे कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यानी कि मानचित्र पे आपको किसका पता लगाना है? सिंधु नदी का पता लगाना है और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना है। कह रहा है कि नदियाँ उन्हें कहते हैं, यानी कि प्रयास करो, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। जैसे गंगा में, यमुना में मिलता है, गंडक में मिलता है, सोन भी मिलता है, घाघरा में मिलता है, तो ये सारे गंगा की सहायक नदी हो गई। बड़ी नदी में जो मिलेंगे वो सब सहायक हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ये क्वेश्चन आता है कि शुरुआती नगर कहाँ पे और कब डेवलप किए थे? तो सिंधु के सहायक नदियों के आसपास ही शुरुआती नगर डेवलप किए थे, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और वो आज से 4700 वर्ष पहले की घटना है। इसमें से जो आपका 2000 चल रहा है इसको घटा देंगे तो ये 1700 के आसपास का आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो याद रखिए 2700 से 1700 के बीच का जो इलाका है या जो टाइम पीरियड है ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा डेवलप काल है। 2700 से 1700 ईसा पूर्व में आप चले जाएंगे, वो टाइम पीरियड है जब आपके सिंधु के आसपास जो है एक नगरीय सभ्यता डेवलप हुई थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट वाले इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो गंगा है और जो समुद्र है इसके किनारे जो नगर है ये कब डेवलप कर रहे हैं? तो ये आज से 2500 वर्ष पहले डेवलप कर रहे हैं। यानी कि अगर उसमें से आप 2000 हटा दें तो लगभग 500 ईसा पूर्व में आपके गंगा की घाटी में और आपके समुद्र के किनारे नगर डेवलप हो गए। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुए हैं? सिंधु की सहायक नदियों में, जो कि 4700 वर्ष पहले की बात है। कह रहा है गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ये याद रखिएगा, मगध वर्तमान में बिहार में है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, बिल्कुल मगध के शासक काफी शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित की गई थी। यानी कि मगध में राज्य की स्थापना हुई। सबसे पहले जो राज्य स्थापित हुआ वो मगध में स्थापित हुआ। उसके समकालीन देश के अन्य क्षेत्रों में भी राज्य की स्थापना हो रही थी, जो कि 6ठी शती ईसा पूर्व में आपने देखा होगा 16 महाजनपदों का काल है, उसमें मगध भी एक था। तो आप देख रहे हैं उस समय देश में और भी जनपद का विकास हुआ था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत का भी जो है हमें पार करना होता है और इसके अलावा कभी पहाड़ियाँ, कभी रेगिस्तान, कभी नदियाँ। यानी कि जब आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाएंगे या कहीं यात्रा करेंगे तो आपको क्या करना होगा? आप देखेंगे आपको पर्वत भी पार करना होगा, नदी भी पार करनी होगी, खाड़ियाँ भी पार करने होंगे, बहुत सारी चीज़ों का आप जो है पार करने के बाद कहीं भी आप जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, चलो इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्व है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे कह रहा है इसके अलावा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यात्रा समुद्रों से भी किया जाता था और ये यात्रा काफ़ी जोखिम भरी होती थी, क्योंकि तब हमारे पास दिशा जाने के यंत्र भी नहीं होते थे, हमारे जो नाव होते थे उतने मजबूत भी नहीं होते थे और सही टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो ये काफ़ी जोखिम भरा होता था। आगे कह रहा फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, यानी कि फिर भी यात्रा संभव नहीं था। बहुत सारे लोग इससे यात्राएं तब भी किया करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मानव क्यों जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे? रीजन जान लीजिए। जब मानव को आजीविका की तलाश होती है, उसे पैसे कमाने होते हैं, रोजगार तलाशना होता है, तब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा रीजन क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी मानव जगह बदलता है। अगर भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, इस तरह का कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, तो भी आपको अपनी जगह बदलनी होगी, तो भी व्यक्ति जगह बदलता है।
कह रहा कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती हैं और कभी कभी जो सेना होती है वो भी जगह बदलती है तो दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी जो है काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, व्यापारी अकेले भी यात्रा करते हैं और साथ ही काफिले में भी यात्रा करते हैं जो अपनी वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी रीजन है। इसके अलावा और क्या है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते हैं। एक रीजन ये भी है, अगर कोई धार्मिक गुरु है, धार्मिक व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो वो भी जगह बदलेगा, किस लिए, उपदेश देने के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजना भी चाहेंगे और उसके लिए उत्साह बस एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करेंगे। जैसे आप कोई नई चीज़ का डिस्कवरी करना चाहते हैं, नया देश ढूंढना चाहते हैं, नया द्वीप ढूंढना चाहते हैं, नया कुछ ढूंढना चाहते हैं तो आप भी यात्रा करेंगे। तो आप देख रहे हैं इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। याद रखिएगा व्यक्ति क्यों जाएगा, पहला रीजन है कि व्यक्ति काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो भी मानव एक जगह से दूसरी जगह जाता है। दो रीजन आपने देख लिया। तीसरा क्या है, सेना भी जब आक्रमण करती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके अलावा जब व्यापारी व्यापार करता है, सामान को खरीदता बेचता है तो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके अलावा जो धार्मिक गुरु है, पांचवा पॉइंट, धार्मिक जो गुरु होते हैं, जो धार्मिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। छठा पॉइंट, क्यों जाएंगे, जब आप कोई नई जगह, नए क्षेत्र, नए राज्य, नए द्वीप, नए देश, नए महाद्वीप, किसी नई चीज़ का, नए जगह का, नए वस्तु का तलाश करेंगे तो भी आप अपनी जगह को बदलेंगे। तो ये आपके 6 चीज़ें हो सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। इसका फायदा क्या होगा, इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर पाते हैं या एक दूसरे को जानने का अवसर इनको मिलता है। इतनी सारी बातें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करते हैं लोग यात्राएं या एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ये तो हमने बात की कि पुराने टाइम में लोग यात्राएं क्यों करते थे, लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। कह रहा है एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। यानी कि अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत पहाड़ियों से, पर्वतों से, समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसको पार करना इतना आसान नहीं था। लेकिन जिनके अंदर उत्सुकता थी, जिनके अंदर जिज्ञासा थी, जिनके अंदर इच्छा शक्ति थी, उन्होंने इसको भी पार कर लिया और पार करने के बाद ये दूसरे क्षेत्रों में गए। आगे कह रहा है समुद्रों की को पार कर सके, उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए। ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ बाहर गए, बाहर से भी इंडिया में बहुत सारे लोग आए। प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी, आधुनिक काल में भी लोगों का आना जाना रुका नहीं, चलता रहा। कह रहा है कि यहाँ आए और यहीं बस गए, यहाँ बहुत सारे लोग रुके भी। लोग इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाया और लोगों के इस आवागमन ने क्या किया, हमारी संस्कृति को और भी ज़्यादा समृद्ध बना दिया। हमारे यहाँ आप देखिए प्राचीन काल में बहुत सारे मध्य से आक्रमणकारी आए, वो यहाँ पे रह गए तो उनकी परंपरा संस्कृति से भी हम परिचित हुए। आपने देखा कि कुछ जो है आधुनिक काल में आए हैं यूरोपीय कंट्रीज के जो विदेशी हैं, व्यापारी हैं, वो भी यहाँ रहे, उनसे हमने अंग्रेजी और पश्चिमी कल्चर को सीखा था। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। आप देखिए कह रहा है देश का नाम, आपके देश का नाम जो है ये कैसे पड़ा, किस आधार पर पड़ा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश का जो नाम है इससे जुड़ी हुई बात है। कह रहा अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम इंडिया और भारत जैसे नामों का जो है उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इंडस वैली, यानी कि इंडस किससे निकला है, सिंधु से निकला है। कह रहा आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ।
आप एटलस में देखेंगे ईरान और यूनान, आजकल बच्चों को पता ही है ईरान और यूनान। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि जो है प्रदेश, इसको इंडिया कहा। ये चीज याद रखिएगा, इंदोस और हिंदोस जो है ये सिंधु को कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं, याद रखिएगा, ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है, हिंदोस कहा है और अथवा इंदोस कहा है। और इस नदी के पूर्व में जो स्थित क्षेत्र है, पूर्व क्या जो इलाका है उसको इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत को सबसे पहले इंडिया कौन कह रहा है, ईरानी कह रहे हैं, यूनानी कह रहे हैं। और इन्होंने सिंधु को क्या कहा है, हिंदोस और इंदोस कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, भारत जो नाम है इसका प्रयोग किसने किया है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने के लिए किया जाता था। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भारत नाम का उपयोग किया जाता था। भारत आप जानेंगे वैदिक काल में कुछ कबीले आए थे बाहर से, आर्य कबीले, उसमें से एक कबीला था जिसका नाम था भारत कबीला। तो ये भारत के नाम से ये कबीले या समुदाय लोग जाने जाते थे, वही कह रहा है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी तृतीय ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि ये भारत कबीले का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे देखेंगे तो 35 वर्ष मतलब पहले ये ग्रंथ लिखी गई है जिसको ऋग्वेद कहा जाता है। ईसा पूर्व में देखेंगे तो ये 1500 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। 2000 घटा देंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। उस समय भारत कबीले के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। बाद में इसी कबीले से हमारे देश का जो नाम है वो भारत पड़ गया था। एनसीईआरटी की बातें हैं तो चलो इसको ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में बातें कही गई हैं हमारे देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अतीत के बारे में कैसे जाने, जो हमारा अतीत है इसके बारे में कैसे जाने, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। अतीत की जानकारी कैसे होगी, जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई हैं उसको ढूंढ करके पता लगेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने पूछा है पांडुलिपि किसे कहते हैं। जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। यानी कि आपकी जो पांडुलिपि है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है और जिसका मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियां प्रायः, ये याद रखिएगा, आयोग ने कई बार पूछा है पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, ये भी याद रखिएगा, पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते थे। ये दोनों बातें, एक तो ताड़ के पत्तों पर, दूसरा भोजपत्र पर। भोजपत्र किससे बनता था, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज वृक्ष के पेड़ की छाल से बनता था। ये सब आयोग ने पूछा है। पांडुलिपि क्या है, हाथ से लिखी हुई किताबें। इंग्लिश में पांडुलिपि को क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पे और भोजपत्रों पे। भोजपत्र किसका बनता था, भुर्ज वृक्ष के छाल से। भुर्ज वृक्ष कहाँ होता था, हिमालय पर्वत के क्षेत्रों में। ये सारे आयोग के द्वारा पूछे हुए बातें हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। यही आपकी की पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसलिए आप लोग की पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पुराने टाइम का कुछ लिपि है जो कि चूँकि एनसीईआरटी का हमने डाउनलोड किया है तो इसमें ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं, उसको हमें नहीं देखना है, हमें बस इसकी की पॉइंट्स को देखना है जो आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और भी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा लिए, यानी कि बहुत सारे पांडुलिपियों को कीड़े खा चुके हैं, वो नष्ट हो गए हैं। क्योंकि कागज है ये तो निश्चित ही कीड़े उसको खा सकते हैं। कीड़े खा लिए और बहुत सारे ऐसे भी नष्ट हो गए क्योंकि उनका सही रख रखाव नहीं हो पाया।
फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियां, ये देखिए क्वेश्चन आया IAS में, पांडुलिपियां कहाँ मिली हैं? पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर पांडुलिपियां हमें कहाँ मिली हैं? मंदिरों में मिली हैं, विहारों में। विहार मतलब मैं आपको बताई थी कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं, प्रवचन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसे विहार कहते हैं। तो यहाँ पे ये पाई गई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, ये भी याद रखिए, इन पुस्तकों में क्या मिला है? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पूछे कि आपकी पांडुलिपि में क्या मिलता है? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की जानकारी है, राजाओं के जीवन की जानकारी है, औषधियों और विज्ञान आदि सभी की जानकारी हमें पांडुलिपियों से मिलती है। आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तमिल भाषा में लिखे गए हैं, और जिसमें से प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इसको ध्यान दीजिएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि अभिलेख किसे कहते हैं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख मतलब जो कठोर सतहों पर लिखी जाए, चाहे वो धातु हो, पत्थर हो या कोई भी अन्य ठोस सतह हो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कौन कौन सी चीज़ें अभिलेख में किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके, इसीलिए जो राजा होते थे वो अभिलेख लिखवाया करते थे लोगों के लिए, ताकि लोग उसे देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। आगे कह रहा है, ये भी आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। सिर्फ राजाओं के ही अभिलेख नहीं मिले हैं, अन्य लोगों के भी मिले हैं जिसमें उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे अभिलेखों के माध्यम से। अगर उन्हें युद्ध में जीत मिलती थी तो क्या करते थे, उसका भी लेखा जोखा रखते थे। आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पुरातात्विक कौन कहलाता है? जो प्राचीन काल या अतीत के समय में जो वस्तुएं बनाई जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है पुरातात्विद। आगे कह रहा है, पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का भी अध्ययन करेंगे। इमारत हो, औजार हो, हथियार हो, बर्तन हो, आभूषण हो, चित्र हो, मूर्ति हो, इन सब का अध्ययन जो प्राचीन काल में मानव ने किया है यूज, उसका अध्ययन ही पुरातत्वविद करते हैं और बताते उस समय क्या हुआ था। आगे कह रहा है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 2700 मतलब जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। यानी कि जो आपको पात्र दिख रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड का पात्र है जिसका यूज हुआ करता था। इससे आपको पता चलेगा कि उस समय के लोगों का जो बर्तन था वो किस तरह का था। नेक्स्ट कह रहा है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं ये सिक्कों का जो होता है इसकी छानबीन भी करते हैं और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। यानी कि इसमें से जो कुछ वस्तुएं हैं वह कैसी होंगी, पत्थर की हो सकती हैं, पक्की मिट्टी की भी हो सकती हैं, धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। यानी कि ये जो पत्थर के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, ये जल्दी आपके नष्ट नहीं होते हैं। आगे कह रहा है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा
मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी कि आपकी अगर लकड़ी है और आपका पत्थर है, ऐसी चीज़ें हैं तो ज़्यादा दिनों तक रहती हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपके अनाज वगैरह होते हैं वो आसानी से समाप्त हो जाते हैं, वो हमें ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलते। लेकिन कुछ लकड़ियाँ और जले हुए अनाज भी लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं। आगे कह रहा है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? ये संभव कम है कि कपड़े का अवशेष मिले, क्योंकि कपड़ा जल्दी और आसानी से नष्ट होने वाला वस्तु है। कह रहा है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए जो इतिहासकार हैं वो प्रायः किसका उपयोग करते हैं? स्रोत का। यानी कि ये स्रोत हैं जिससे वो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे कह रहा है, स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। और अगर हमें कोई साहित्यिक चीज़ें मिल जाती हैं तो हम बहुत आसानी से प्राचीन काल की चीज़ों को जान पाते हैं। कहना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि आपके पुरातत्वविद और इतिहासकार दोनों जासूस की तरह हैं। वो उन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे उनको अतीत के बारे में जानकारी हो, चाहे वो बर्तन हो, सिक्के हो, आभूषण हो, हथियार हो, खाने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो। ये इन सारी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं ताकि पता चले कि प्राचीन टाइम में ज़िंदगी कैसी थी। अतीत एक या अनेक? अतीत एक होता है या अनेक होते हैं? कह रहा है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे अतीत कह रहा है। हमारे अतीत मतलब हम सबका अतीत। सबका अतीत अलग अलग हो सकता है। जैसे एक राजा का अतीत अलग हो सकता है, चारागाह का अलग हो सकता है, और इसके अलावा आप देखेंगे किसान का अतीत अलग हो सकता है, जो जंगल में रहते हैं उनका अतीत अलग हो सकता है। सबके अतीत अलग होते हैं। वही कह रहा है कि ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इन अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजा तथा रानी के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों मतलब उनका तौर तरीका होता है, त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, इनका पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि सबका अतीत अलग अलग हो सकता है। राजा का अलग होगा, प्रजा का अलग होगा, शिल्पकार का अलग होगा, व्यापारी का अलग होगा। और ये आप देख रहे हैं उनके रहन सहन, खान पान, उनके त्यौहार, उनके व्यवहार से पता चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलता है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि जो बड़े लोग रहते हैं उनके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, इतिहासकार हुआ करते थे, जो उनकी विजयों के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखते थे, जिसको हम आसानी से जान सकते हैं। लेकिन उसी समय आप देखेंगे समाज में और भी लोग थे जो आपके जैसे हो गए शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक। ये आम लोग हैं, इनके बारे में कोई नहीं लिखता था। इनके बारे में जानकारी के हमारे पास बहुत लिमिटेड स्रोत होते हैं और हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही इनके बारे में जान पाते हैं। आगे कह रहा है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की
तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का सभी तिथि ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि जो 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानेंगे और उसके पूर्व की जो तिथियां हैं उसका उल्लेख हम उससे करेंगे मिला करके। तो यहाँ पे दिया हुआ ईसा पूर्व किसे कहते हैं? जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं हैं उसको हम ईसा पूर्व में लिखते हैं, और उनके जन्म के बाद से जो घटनाएं हुई या जन्म से जो घटनाएं हुई उसे हम ईसवी में लिखते हैं। आगे देखिए, इतिहास और तिथियां, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गई हैं नए नए शब्द जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं इनमें आपको क्या जानना है। अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बीसी कहते हैं, जिसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिन नाम, ये इसको हम क्या कहते हैं? एनो डोमिन नाम कहते हैं, जो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से हम एडी कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म है इनो डोमिन। कह रहा कभी कभी एडी की जगह पे सीई तथा बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, याद रखिएगा। एडी की जगह सीई का उपयोग होता है, बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग, सीई को क्या कहते हैं? कॉमन एरा। बीसीई को क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो बीपी का मतलब भी जानिएगा, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिन, इसके अलावा सीई और बीसी, ये जो आपका सीई है इसका मतलब है कॉमन एरा, बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। ये सारे शब्द आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, इसका क्या मतलब है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप देखिए अन्यत्र, एनसीईआरटी की बहुत ही खास विशेषता कि जब वो आप भारत के बारे में पढ़ रहे होते हैं उस समय विश्व में और कहाँ पे क्या घटनाएं घट रही थी उसे भी इसमें दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय विश्व का क्या परिदृश्य था। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों, कह रहा है जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। समय के साथ साथ भाषा भी बदली है और लिपियां भी बदली हैं। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये देखिए वहाँ की लिपियाँ हैं, मिस्र की लिपियाँ हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, कुछ फिगर वगैरह बना के लिपियों को दर्शाया गया है जो कि आपके मिस्र की हैं। और यहाँ पे फिगर देखिए, इस अक्षर का मतलब, इस फिगर का मतलब है यस, इस फिगर का मतलब है आई, इस फिगर का मतलब है यम, इस फिगर का मतलब है ओ, ये टी को बता रहा है और ओ पी का सिंबल है।
ये सिंबल विद्वानों ने अपने दिमाग से निकाला और उस लिपि को पढ़ने में कामयाबी प्राप्त की। यहाँ पे देखिए और भी अक्षर और भी फिगर दिए हैं, जैसे ये पैरॉट जैसा बना है, इसका मतलब ए है। आर के लिए इस फिगर का उपयोग किया जाता था आपके मिस्र में, उस समय मिस्र की ये स्थिति थी। आप देख लीजिए मिस्र के बारे में कुछ बातें यहाँ पे दी हुई हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। कह रहा है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर कि लेख मतलब 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियाँ, जिसमें यूनानी मिस्री 2 प्रकारों में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। यानी कि जब इस चीज़ का पता चल गया कि किस अक्षर के लिए कौन से फिगर का उपयोग किया गया है, ये जानने के बाद उन्होंने बहुत आसानी से इसको पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आ गया है, समाप्त हो गया है चैप्टर। मैंने कहा था चैप्टर समाप्त होने के बाद जो आपके प्रश्न हैं उनको आपको देखना है। अगर आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब आपने अच्छे से क्लास को देखा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आप लोग कर पाते हैं या नहीं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं मेरे बताने से पहले भी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दिया है नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। दूसरी तरफ कौन सी चीज़ें कहाँ घटित हुई थी, मिलान करना है। पहला बड़ा नगर आखेट तथा संग्राहक लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले, आरंभिक कृषि प्रथम नगर, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका नर्मदा घाटी के मानव थे वो कैसे थे, आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। दूसरा मगध जो था ये आपका सबसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व का ये नगर है आपका मगध, जो गंगा घाटी में डेवलप किया। गारो पहाड़ियाँ आपने देखा था कि जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं और सिंधु तथा इसके सहायक नदियों में आरंभिक जो है एक तरीके से कृषि डेवलप हुई थी। अच्छा ये वाला आपको मिलान करना है, 1 मिनट। ये मिलान होगा आपका गंगा घाटी जो है यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था गंगा घाटी में। मगध पहला बड़ा राज्य था, आपने पढ़ा है पहला बड़ा राज्य जो है ये आपका मगध था, सबसे पहला बड़ा राज्य। गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व और आपके समुद्रों के किनारे 2500 वर्ष पहले नगर डेवलप हुए थे। जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं ये आपका यहाँ भी देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रथम नगर, आप बताइए प्रथम नगर कौन होगा, प्रथम बार नगर कहाँ पे डेवलप किए हैं। तो प्रथम बार जो नगर है वो आपका कहाँ डेवलप करेगा, प्रथम बार जो नगर है वो आपका सिंधु की सहायक नदी में आसपास पहला नगर सिंधु घाटी के साथ आसपास डेवलप करेगा और गारो खासी में आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नर्मदा घाटी में आखेटक और संग्राहक हुए हैं, मगध पहला बड़ा राज्य है, गारो पहाड़ियों में कृषि की आरंभिक कृषि देखने को मिली है, गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों में प्रथम बार नगरीकरण देखने को मिला है। इस तरह से आपका ये सुमेलित हो गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सुमेलित करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है आपके लिए। आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में समस्या नहीं हुआ होगा। पांडु तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। आज मैंने बहुत अच्छे से बताया पांडुलिपि क्या है और आपके अभिलेख क्या है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी दिया है रसीदा के प्रश्नों को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाले सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। आरंभिक स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चल सकता है।
बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका उत्तर लिखते हैं तो इससे आपका दिमाग डेवलप होगा, पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल होंगी। तो उम्मीद है आज का ये पहला चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। भले ही क्लास 6 की किताबें हैं लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ लेकर। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उत्तर ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।